अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस बाय डॉक्टर नवाज़िश अली शाह इनके बुक से चैप्टर नंबर 4 ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के दिन हम जो चीज़ें पढ़ेंगे, जो चीज़ें सीखेंगे, पहले उनको समझ लेते हैं। ठीक है, बाद में ये थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखें कि आगे जाके हम पढ़ेंगे एक डेल ऑपरेटर। ठीक है, एक डेल ऑपरेटर होगा ये वाला, ये एक वेक्टर होता है। ये इक्वल होगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे और पार्शियल ओवर पार्शियल जी के। ठीक है, ये चीज़ क्या है आगे जाके हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब अगर इस चीज़ को हम किसी स्केलर फंक्शन के साथ अप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा डेल ऑपरेटर और ये स्केलर। तो इससे जो चीज़ हमारे पास बनेगी इसको कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेडियंट। और अगर इसके साथ एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपको पता है कि जब इसके साथ एक वेक्टर मल्टीप्लाई होगा तो वेक्टर के साथ जब वेक्टर मल्टीप्लाई होता है तो डॉट प्रोडक्ट के ज़रिए भी मल्टीप्लाई होता है और क्रॉस प्रोडक्ट के ज़रिए भी मल्टीप्लाई होता है। जो डॉट प्रोडक्ट के ज़रिए मल्टीप्लाई होगा इसको हम कहेंगे डाइवर्जेंस, और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा इसको हम कहते हैं कर्ल। ठीक है, तो हमारे पूरे चैप्टर का नाम ही क्या है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल। तो इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक बातें सीखेंगे। वो कौन सी है? एक तो हम डेल ऑपरेटर सीखेंगे, एक हम ये एफ फंक्शन जो कि स्केलर फंक्शन होगा इसको हम डिस्कस करेंगे, एक हम ये एफ फंक्शन जो कि वेक्टर फंक्शन होगा इसको डिस्कस करेंगे, और डेल और एफ यानी कि ग्रेडियंट को डेल डॉट एफ डाइवर्जेंस और डेल क्रॉस एफ और कर्ल इसको। ठीक है, यहाँ पे ये स्केलर है फंक्शन, यहाँ पे ये वेक्टर फंक्शन है। स्केलर के साथ ग्रेडियंट बन जाया करेगा और वेक्टर के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट है तो डाइवर्जेंस और अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो कर्ल बन जाया करेगा। हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इन दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी चीज़? यानी कि स्केलर फंक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, और इसको हम कहते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये क्या होते हैं पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ किया है कि अगर मैं एक फ़ंक्शन लूँ, कोई भी फंक्शन जो कि एक्स वाई जी पे डिपेंड करता है। ठीक है, स्पेस में मैंने एक फ़ंक्शन ले लिया जो कि एफ वाई जी पे डिपेंड करता है, एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स वाई जी और प्लस जी स्क्वायर वाई। ये मैंने कोई भी एक फ़ंक्शन ले लिया। ठीक है, कोई भी एक फ़ंक्शन ले लिया। अब अगर इसमें एक्स कोमा वाई कोमा जी ये एक पॉइंट होता है। ठीक है, एक्स कोमा वाई कोमा जी ये एक पॉइंट होता है। अगर मैं एक पॉइंट कोई भी 1, 2, -1 पुट करूँ, यानी कि अगर मैं ये पॉइंट यानी कि एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 2 है, जी की वैल्यू -1 है, अगर ये पॉइंट यहाँ पे पुट करूँ तो ये बनेगा एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, वाई की जगह पे 2 आ जाएगा, और प्लस एक्स की जगह पे 1, वाई की जगह पे 2 और जी की जगह पे -1, और प्लस जी स्क्वायर की जगह पे -1 का स्क्वायर और वाई की जगह पे आ जाएगा 2। तो ये चीज़ हमारे पास बनेगी 1 × 2 और प्लस 2 एक बार 2 और ये -2 बन जाएगा, और ये -1 का स्क्वायर +1 और ये × 2। तो आंसर आ जाएगा 2 - 2 + 2, ये इसके साथ कैंसिल, तो आंसर आ गया 2। ठीक है, ऐसा फंक्शन कि जिसमें एक पॉइंट पुट करे और इसके कोरेस्पोंडेंस एक स्केलर आंसर आए। ऐसा फंक्शन कि जिसमें हम अगर एक पॉइंट पुट करें और इसके कोरेस्पोंडेंस एक स्केलर आंसर आए तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं स्केलर फंक्शन। इसी तरह इसको हम नाम देंगे स्केलर फंक्शन का, स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, इसको नाम दे देंगे स्केलर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। असल में ये आंसर किसका आया है? ये इस चीज़ का आंसर आया। ठीक है, और पॉइंट कौन सा था? पॉइंट ये वाला था। एक पॉइंट के कोरेस्पोंडेंस इसका आंसर एक स्केलर आए तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन। अगर यही मैं एक फंक्शन वेक्टर फॉर्म में ले लेता, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कैसे आता? इस तरह, यानी कि इसमें आई की डायरेक्शन लगा दी, इसमें जे की डायरेक्शन लगा दी और इसमें हमने के की डायरेक्शन लगा दी। ठीक है, अब अगर मैं वैल्यूज़ एक पॉइंट पुट करता, कौन सा? दोबारा पॉइंट यही पुट करता हूँ। ठीक है, अब एक पॉइंट अगर यहाँ पे पुट करूँगा तो ये आ जाएगा एफ वेक्टर
ये हमारे पास आ जाएगा 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर और 2 2 1 जार 2 तो ये 2i बन जाएगा और प्लस एक्स वाई जी तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो -2 बन जाएगा और ये -2j और जब ये z का स्क्वायर +1 बन जाएगा और मल्टीप्लाई बाय वाई +2k बन जाएगा। अब ये देखें, अब जब मैंने ये पॉइंट पुट किया तो इस पॉइंट के कोरिस्पोंडेंस एक वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन। वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें हम एक पॉइंट पुट करें और आंसर एक स्केलर आ जाए, उसको स्केलर पॉइंट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें हमने एक पॉइंट पुट किया है और उसके कोरेस्पोंडेंस एक वेक्टर आ जाए, तो फिर उस फंक्शन को नाम देंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन का, ठीक है। अगर हम इसी को मज़ीद अगर तोड़ना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। देखें, अगर ये भी तो कोई ना कोई फंक्शन ही है ना, ये वाला, तो इसको मैं f1 का नाम दे देता हूँ, f1i। ये भी तो हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन है ना, इसको f2j, और ये भी तो कोई ना कोई फंक्शन है और इसको f3k का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब आपकी बुक में ना ये स्केलर फंक्शन के लिए फाई का यूज़ किया गया है, यानी कि वो फाई ऑफ x, y, z कहेगा, और ये स्केलर पॉइंट फंक्शन, और वेक्टर पॉइंट फंक्शन को उन्होंने ये इसका नाम दिया है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, a1i प्लस a2j और प्लस a3k, ठीक है। ये a1 a2 a3 ये भी x y z के फंक्शन होंगे। देखिए जैसे f1 ये x y में था, f2 x y z, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a1 x, y, z और i, और प्लस a2 की जगह पे क्या होगा, a2 x, y, z और साथ j, और प्लस a3 x, y, z और साथ k, ठीक हो गया। अब यही चीज़ें हम थ्योरी से पढ़ लेते हैं। थ्योरी से पढ़ने से पहले देखें कि अगर मैं आपको कहूँ कि ये मैंने एक पॉइंट पुट किया था तो एक वैल्यू आई थी, यानी कि एक पॉइंट पुट किया था एक वैल्यू आ गई, दूसरा पॉइंट पुट करूँगा और वैल्यू आ जाएगी, ये भी पॉइंट इस पे ये पॉइंट पुट किया ये वैल्यू आ गई, ये पॉइंट पुट किया ये वैल्यू, ये पॉइंट पुट किया, यानी कि हर एक पॉइंट का कोरेस्पोंडेंस एक स्केलर आ जाया करेगा। ये क्या है, एक्स वाई जी की वैल्यूज़, ठीक है। ये स्पेस का एक पॉइंट है। अगर मैं सारी स्पेस पुट कर दूँ, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दूँ, तो यहाँ पे भी फंक्शन में सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो फिर मैं कहूँगा कि तमाम वैल्यूज़ पुट करने पे जो चीज़ आएगी वो स्केलर फील्ड होगी। वो क्या होगी, स्केलर फील्ड होगी, ठीक है। यानी कि तमाम डोमेन पर तमाम रेंज जो आ जाएगी तो वो हमारे पास स्केलर फील्ड बन जाएगी। इसी तरह यहाँ पे तमाम रेंज पुट, तमाम डोमेन पुट करने पर, यानी कि तमाम पॉइंट्स पुट करने पर जो हमारे पास तमाम रेंज आएगी उसको हम एक फील्ड का नाम देंगे और वो वेक्टर फील्ड होगी, वेक्टर फील्ड होगी, ठीक हो गया। तो ये आइए अब हम थ्योरी से ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ये जी आपकी बुक की थ्योरी। ग्रेडियंट क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। क्या कि अगर हम डेल ऑपरेटर के साथ एक फंक्शन स्केलर पॉइंट फंक्शन को मल्टीप्लाई करवाते हैं, यानी कि ये डेल है ना, डेल ऑपरेटर, इसके साथ अगर हम स्केलर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो ग्रेडियंट। अगर डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट लें वेक्टर की तो वो डाइवर्जेंस, और अगर डेल ऑपरेटर के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट लें वेक्टर की तो वो कर्ल होता है, ठीक हो गया। और फिर हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या है, कहता है इफ़ टू ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट पर, ऑफ अ रीजन आर इन स्पेस, स्पेस के रीजन के हर एक पॉइंट पर, देयर कोरस्पोंडेंस अ यूनिक नंबर आर स्केलर, कहता है वहाँ पे एक यूनिक नंबर या एक यूनिक स्केलर आया करे, और वो स्केलर कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये मैंने आपको यहाँ पे बताया भी हुआ है कि हर एक पॉइंट के कोरेस्पोंडेंस एक स्केलर आए। ये स्केलर असल में क्या है, इसकी वैल्यू है, यानी कि ये स्केलर आए, ठीक है। हर एक पॉइंट के कोरेस्पोंडेंस, स्पेस के रीजन के हर एक पॉइंट के कोरेस्पोंडेंस एक स्केलर आए, तो फिर हम क्या कहेंगे, देन फाई इज़ कॉल्ड अ स्केलर फंक्शन, ठीक है। स्केलर पॉइंट फंक्शन, उसको हम स्केलर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। ऑफ पोजीशन आर स्केलर पॉइंट फंक्शन इन आर, ठीक हो गया। एग्जांपल दी गई है, फाई ऑफ एक्स, वाई, जी इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई माइनस जी स्क्वायर डिफाइंस अ स्केलर पॉइंट फंक्शन। स्केलर पॉइंट फंक्शन है, कोई भी वैल्यू पुट करें एट द एंड आंसर एक स्केलर ही आएगा। जैसे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ 1, 2, 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और वाई 2, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा, और माइनस जी का स्क्वायर यानी कि 9, तो -7 आ गया, क्या है, एक स्केलर है, ठीक हो गया। और कहता है अगर तमाम वैल्यूज़ पुट करूँगा तो ये एक स्केलर फील्ड बनाएगा, यानी कि एक पॉइंट पुट कर दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो स्केलर फील्ड क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ फाई,
फाई की तमाम वैल्यूज़ पुट कर दें, ठीक है, नहीं, तमाम वैल्यूज़ पुट करने पर जो आंसर आएंगे उनका सेट है वो तमाम वैल्यूज़ किसकी, फाई फंक्शन की, यानी कि रेंज की तमाम वैल्यूज़ जो है इन आर कॉन्स्टिट्यूट्स आ स्केलर फील्ड, वो स्केलर फील्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक हो गया। अब बिल्कुल वेक्टर पॉइंट फंक्शन इसी तरह है कि इफ़ टू ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट के कोरेस्पोंडेंस, यानी कि ईच पॉइंट ऑफ अ रीजन, एक रीजन का हर एक पॉइंट स्पेस में लें, उसके कोरेस्पोंडेंस एक यूनिक वेक्टर आए। अब वेक्टर को इसका नाम दीजिएगा, ठीक है। देन ए इज़ कॉल्ड अ वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन। उस फंक्शन को हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर फंक्शन ऑफ पोजीशन कहते हैं, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये मैंने आपको बता दिया ना, A1 A2 A3 इस फॉर्म में। और इसी तरह यहाँ पे लिखा गया है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ ए की तमाम वैल्यूज़ जो आएंगी वो एक वेक्टर फील्ड कंस्टिट्यूट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे ये एक फंक्शन लिखा गया है, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखें तो यहाँ पे हमारे पास आंसर एक वेक्टर आया करेगा, क्योंकि इसमें आई, जे और के कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं। तो डिफाइंस अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड हैंस इज़ अ वेक्टर फील्ड। ये एक वेक्टर फील्ड भी है और वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी है। ठीक है। और इसी फंक्शन से हम वेक्टर फील्ड कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही प्यारी एग्जांपल लिखी गई है इसके नीचे। कहता है द सेट ऑफ टेंजेंट वेक्टर्स। अब देखें, अब कोई भी आप कर्व ड्रा करें, ये हमने एक कर्व ड्रा किया है, तो इस कर्व के हर एक पॉइंट पे टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं। तो हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट आएंगे, तो मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट के कोरेस्पोंडेंट एक टेंजेंट आया। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन की डेफिनेशन ही ये थी कि ईच पॉइंट, स्पेस के हर पॉइंट पर एक वेक्टर आया करे। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ये कर्व हमारे पास स्पेस में हो, ठीक है ना, तो हर पॉइंट के कोरिस्पोंडेंस एक टेंजेंट आएगा, हर पॉइंट के कोरिस्पोंडेंट एक टेंजेंट आएगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गई। ठीक है। इसी तरह अगर नॉर्मल की बात करें, यानी कि नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस का नॉर्मल वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, इसकी बात, तो ये एक स्पेस में है ना, ये स्पेस में है, यानी कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ऊपर को जी एक्सिस होगा। और ये मैंने स्पेस में एक कोई भी चीज़ ले लिया। अब ये छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बना है, ये सारे पॉइंट्स ही हैं। ठीक है। चारों तरफ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे भी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो इस पॉइंट से नॉर्मल वेक्टर बाहर को आएगा, इस साथ वाले से इधर को, इससे इधर को, इधर इससे, यानी कि परपेंडिकुलर इससे। अब ये है तो इसके परपेंडिकुलर इधर को जाएगा, इसके परपेंडिकुलर उधर को। ठीक है ना। इसी तरह इसके परपेंडिकुलर इधर को। हर एक पॉइंट पे एक वेक्टर आएगा, नॉर्मल वेक्टर, जो कि इससे आउटवर्ड बाहर की जानिब होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है ना। अगर इस साइड की बात करें तो इधर को होगा। ठीक है। और उधर को, नीचे को, इस तरफ, ये इस तरफ। ठीक है। यानी कि चारों तरफ ये इसके वेक्टर हैं। तो ये हमारे पास हर पॉइंट पर एक वेक्टर होगा, कौन सा, नॉर्मल वेक्टर। ठीक है। तो ये दोनों इसकी एग्जांपल्स हैं। तो एग्जांपल पढ़ लेते हैं। द सेट ऑफ टेंजेंट वेक्टर्स का सेट ऑफ अ कर्व सी कर्व एंड द सेट ऑफ नॉर्मल वेक्टर्स का सेट ऑफ अ सरफेस एस सरफेस का डिफाइंस वेक्टर फील्ड डिफाइन करते हैं। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। कल के दिन हम डिस्कस करेंगे, बल्कि 13 मिनट की वीडियो हुई है, आगे वाला भी हम अभी ही डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आई है लेवल सरफेसेस क्या होती हैं। तो लेवल सरफेसेस को पढ़ने से पहले हमें लेवल कर्व्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने बहुत पहले डिफरेंशियल डेरिवेटिव्स पे एक वीडियो बनाई थी, वो थी चैप्टर नंबर 14 था, चैप्टर नंबर 14 थॉमस कैलकुलस का। तो उसकी वीडियो मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपको ऐड करता हूँ, तो उसको आप देखिए और फिर हम इस थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है। वहाँ से आपको बहुत सा आइडिया हो जाएगा ना, तो आपको सारा समझ आएगा। ठीक है। अब देखिए एक और मजे की चीज़ है, हम ग्राफ को दो तरीकों से ना बना सकते हैं। हम ग्राफ को दो तरीकों से बना सकते हैं। अगर हमारे पास z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है, तो हम एक्स वाई की वैल्यूज पुट करी जाए, z का आंसर आ जाएगा, हमारा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है। एक ये तरीका होता है कि ऐसी वैल्यूज लिख लेना जिसपे हमारा फंक्शन है एक कांस्टेंट आंसर दे, और उस कांस्टेंट आंसर को हम क्या कहते हैं, लेवल कर्व। इसको हम क्या कहते हैं, लेवल कर्व। ठीक है ना। इसको हम कहते हैं लेवल कर्व और इसको हम कहते हैं सरफेस।
ठीक है ना, इसको हम कहते हैं सरफेस। इसी तरह अगर आप 3 डायमेंशन में चले जाएँ, 4 डायमेंशन में चले जाएँ, यानी कि डोमेन 3 डायमेंशन में ही रहे, उस वक्त हम इस चीज़ को यानी कि x, y, z इक्वल टू c, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लेवल सरफेस कहेंगे, इसको हम लेवल सरफेस कहते हैं। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कैसे ले लेते हैं कि आपकी बुक पे एक चीज़ बनी हुई है, वो आपको मैं यहाँ पे दिखाता भी हूँ और इसको ड्रा भी करके बताता हूँ, ठीक है ना। तो नज़र आ रही होगी साइड पे, नहीं आई, चलें जी अब आ गई होगी। देखें जी, ये वाली जो डायग्राम बन रही है ना, हम इसको देखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है आपकी, एग्जांपल नंबर 4 कहती है, एग्जांपल नंबर 4 को लेकर चलते हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 कहती है आपने इसकी लेवल सरफेस बताना है। एग्जांपल नंबर 4 नहीं, एग्जांपल नंबर 3 कहता है। एग्जांपल नंबर 3 कहता है कि आपने इसकी लेवल कर्व बतानी है, लेवल कर्व बतानी है, यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज बतानी है। 1x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। ग्राफ करना है हमने लेवल कर्व को, एक एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 पे, एक एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 71 पे, 75 पे, 51 पे और 75 पे, 51 पे और 75 के ऊपर, ठीक है। तो अब देखें ना कि ये जो चीज़ है ना, ये इस तरीके से होगी, ठीक है ना। 2 डायमेंशंस में इसकी डोमेन का ग्राफ बनाएंगे, 2 डायमेंशंस में है ये फंक्शन 3 डायमेंशन का, लेकिन इसकी डोमेन जो है वो 2 डायमेंशन में होगी। अब देखें, ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पे अगर मैं 50 कह दूँ, यहाँ पे 100 कह दूँ, वहाँ पे 150 कह दूँ, ठीक है। तो ये 100 जो है ये बहुत ऊंचा है, आपको ग्राफ ठीक तरीके से नजर नहीं आएगा। तो आपको मैं ठीक तरीके से ग्राफ नजर आने के लिए लगाने के लिए मैं इसकी जगह 10 कर लेता हूँ, ठीक है ना, 10 कर लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से ग्राफ नजर आ सके। आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ से आप अपनी बुक की डायग्राम देखें, ये नजर आ रही है ना डायग्राम, इसको देखें और ये वाली डायग्राम को देखें, ठीक है। और ये देखें 75 और ऊपर 100 लिखा हुआ है, ये सारी चीजें मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगी। z इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं नजर आया, नहीं ना कुछ नजर आया, अब देखिएगा, अब आया नजर, हाँ अब आया नजर आपको, देखें। अब लेकिन समझ, ये आपको ग्राफ इस तरह का बना, आपकी बुक पे भी देखें बिल्कुल इस तरह का बना। अगर हम बुक को ओपन करें तो बुक पे भी ये देखें इस तरह का बना। तो आपको अच्छे तरीके से मैं समझाने के लिए यहाँ पे 100 की जगह 10 कर देता हूँ, ठीक है। 100 की जगह हम 10 कर देते हैं, ताकि आपको ग्राफ अच्छे तरीके से नजर आ सके। तो z इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये देखें, अब ग्राफ आपको थोड़ा सा अच्छा नजर आएगा, जिस तरह बुक पे बना हुआ है इसी तरीके से नजर आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमने x इक्वल टू 0 पे, एक 51 पे और 75, जब 100 था तो 51 75 आ जाना था। अब हमने 10 लिया है, तो 10 से छोटी वैल्यूज कोई अपनी मर्जी की खा ले, मैं 5.1 खा लेता हूँ और 7.5 खा लेता हूँ। तो देखें, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ कितनी, एक्स यहाँ पे वैल्यू कितनी रखूँ 9, तो z इक्वल टू अब ये 51 है तो मैं 5.1 रख लेता हूँ, ये 5.1। तो ये हमारे पास एक प्लेन आ गया, प्लेन नजर आ रहा है, ठीक है। अब एक और मैं लेता हूँ पॉइंट है, z इक्वल टू 7.5, ठीक है। तो ये भी एक प्लेन आ गया, चलिए एक ले लेते हैं, z इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू 0, तो ये भी मैंने एक ले लिया, 3 प्लेन नजर आ गया आपको। अब ऊपर से देखेंगे, अब ये प्लेन को तरतीब वाइज नीचे लेके आए, तो नीचे लेके लगाएंगे इस पॉइंट के ऊपर, तो आपको कुछ कर्व्स नजर आएंगे, ये देखें। तो वो कैसी कर्व्स होंगी वो आपको बताता, कर्व नहीं वो गोल नजर आएंगी, वो आपको बताता हूँ कैसी होंगी, अभी ये लोडिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो ये ग्राफ आप जब आपके पास कंप्यूटर होगा तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये जो नीचे लगी हुई है ना, ये जो नीचे ड्रा की है डॉटेड लाइन से, ये इसी तरह आ गया, यानी प्लेन को नीचे लेके जाते रहेंगे वो आपके पास आ जाएगी। और ये जो हमारे पास डायग्राम आई वो ये वाली थी, ये नीचे लेके जाते रहेंगे, ये आ जाएंगे नीचे, ठीक है। और रेडियस हमारा 10, तो ये वाला था प्लेन वाली चीज, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि इस एग्जांपल में समझ आई होगी आपको। इसको हम कहते हैं लेवल कर्व्स, ठीक है ना, लेवल कर्व्स। इसके बाद ये ग्राफ आ जाता है, इसकी डोमेन की मदद से हमने ये ग्राफ ड्रा किया है, तो इसको ड्रा करना जरा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि हमारे पास 3 डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, एक्सरसाइज हम फिर करेंगे। जितने कंसेप्ट मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने ये ग्राफ ड्रा किया है, तो इसको ड्रा करना जरा मेरे लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि हमारे पास 3 डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, एक्सरसाइज हम फिर करेंगे जरा मेरे लिए। इसके बाद ये आपने वीडियो में देखा होगा कि सबसे पहले हमने लेवल कर्व्स के बारे में पढ़ा। वो लेवल कर्व्स कौन सी होती हैं, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। अब लेवल सरफेस की बात करें तो इसमें आएगा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जी और इज इक्वल टू सी। और यहाँ पे स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो हम इसको फाई लेके जा रहे हैं, तो इसकी बजाय हम एफ़ की जगह पे फाई का नाम दे देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह बन जाएगी, इसको कहते हैं क्या, इसको कहेंगे लेवल सरफेसेस, ठीक है। और फिर आपने देखा कि अगर हम इसकी बात करें तो कोई भी 3 डायमेंशन में ग्राफ हमने लिया था वो कुछ इस तरह का बना था, यानी कि 3 डायमेंशन में जब हमने ग्राफ लिया वो सारा आपके सामने आपने देखा हुआ है। तो उसके यहाँ पे ये वाली चीज़ें इस तरह बन रही थी, और इसी तरह इसका ग्राफ जो मैंने आपको रोक के बार बार दिखाया 3 डायमेंशन में, वो उस तरह का बनेगा, यानी कि स्फीयर बनेगी, यानी कि एक इस तरह गोल और एक उसके ऊपर गोल इसके ऊपर, जैसे यानी कि एक बलून के अंदर दूसरा बलून तीसरा बलून इस तरह बड़े नहीं होते जाते, जैसे एक गेंद के अंदर दूसरा गेंद, यानी कि ये स्फीयर की एग्जांपल लेना, एक स्फीयर ये है अंदर से खाली, एक ये है एक ये है, तो इस पे ये बनेगी।
इस पे सर्कल बनता था, ठीक है, इस पे स्फेयर्स बनेगी, एक फुटबॉल के अंदर दूसरा फुटबॉल, उसके अंदर तीसरा, इस तरह, ठीक है। तो इस पे ये वाली चीज़ें बनेंगी और वो हर एक पॉइंट को कवर करेगा, ठीक है। और दरमियान से लेके यहाँ तक का रेडियस जो है वो सेम होगा, ठीक है। यानी कि अगर इसके रेडियस की बात करें ना सर्कल की, तो यानी कि अगर ये मैं चीज़ आपको ऊपर से दिखाऊं तो वो इस तरह बनेगी, ठीक है। तो ये रीजन होगा, ऊपर को एक्सिस होगा, ये इसका रेडियस, यहाँ रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, ये सेम होगी। इसी तरह ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस सेम होगा, ठीक है। अब मज़ीद ये कि इन कर्व्स को हम कंसेंट्रिंग कहते हैं क्योंकि सभी का ओरिजिन सेम है, ठीक हो गया। सभी का ओरिजिन सेम है, इस वजह से इनको कंसेंट्रिंग कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस एक कर्व का फासला जो है ओरिजिन से बराबर होगा हर किसी का, ठीक है। और ये कर्व कैसे आई, ऐसे आई, जब सी की कीमत 1 पुट करूंगा ये आएगी, सी की कीमत 2 पुट करूंगा ये, 3 पुट करूंगा ये। तो मैंने तो 1 के बाद 2 पुट किया ना, तो 1 के बाद आगे वाला रियल नंबर, उससे आगे वाला रियल नंबर, यानी कि ये पूरा ही इस तरह गोल होते होते ये सारा बढ़ जाएगा इस तरह, ठीक है, ये सारा बढ़ेगा इस तरह। तो सी की डिफरेंट वैल्यूज़ पर हमारे पास डिफरेंट कर्व्स आएंगी और फैमिली ऑफ कर्व्स आ जाएंगी। ये देखिए कितनी ज़्यादा कर्व्स, ठीक है, जितने रियल नंबर्स है उतनी ही कर्व्स, तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स कहलाती हैं, ठीक है। इसी तरह सरफेस पे कंसेप्ट ले आए कि बिल्कुल वही सरफेस बस यूज़ करे जाना, लेवल सरफेसेस आ जाएंगी। तो यहाँ पे लिखा गया है लेट फाई एक्स कोमा वाई कोमा जी बी ए स्केलर पॉइंट फंक्शन लिया है हमने इन अ रीजन आर ऑफ स्पेस के रीजन आर में। देन फॉर फिक्स्ड वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट सी की फिक्स्ड वैल्यू के लिए इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा सरफेस इन 3 डिमेंशनल स्पेस। 3 डिमेंशनल स्पेस में ये एक सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा। एंड इफ़ सी इज़ अलाउड टू टेक अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़, और अगर हम सी को कह दें कि ये डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, फ़र्ज़ किया सी की वैल्यू 2 है तो ये 2 रेडियस वाला एक स्फीयर आएगा। लेकिन अगर सी की डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती है तो फिर वी ऑब्टेन अ फैमिली ऑफ कर्व्स, बहुत ज़्यादा कर्व्स आएंगे। ये सी की वैल्यू 2 के लिए, सी की वैल्यू 2.1 के लिए, सी की वैल्यू, ठीक है। तो फिर फैमिली ऑफ सरफेसेस आ जाएंगी विच आर कॉल्ड द लेवल सरफेसेस ऑफ फंक्शन फाई, जिसको हम लेवल सरफेस कहेंगे फंक्शन फाई की। ऑन ईच लेवल सरफेस द फंक्शन फाई हैज द सेम वैल्यू एट ईच पॉइंट ऑन इट। कहता है ऑन ईच लेवल सरफेस, हर एक लेवल सरफेस पे, फिलहाल मैं इस एक की बात कर देता हूँ, इस लेवल सरफेस पे ओरिजिन से फासला जो है वो फिक्स्ड होगा। द फंक्शन हैज द सेम वैल्यू एट ईच पॉइंट ऑन इट, इसके हर एक पॉइंट पर, इस लेवल सरफेस के, इस एक लेवल सरफेस के हर एक पॉइंट पर फासला जो होगा, ये जो वैल्यू होगी फाई की, ये सेम होगी। इसी तरह इस पे बात करें तो इस पे भी सेम होगी, इस पे बात करें इस पूरी पे सेम होगी। देखिए दोबारा, इस पे जो वैल्यू है वो 2 है फ़र्ज़ किया, तो हर एक पॉइंट पे 2 होगी। इस पे अगर 3 है तो हर एक पॉइंट पे 3 होगी। इस पे अगर 4 है तो हर एक पॉइंट पे 4 होगी, ठीक है। और ये स्फीयर की बात कर रहा हूँ। अब 3D अगरचे मैं यहाँ पे नहीं बना सकता, तो वो जहाँ पे मैंने वीडियो में डायग्राम को रोक के दिखाया हुआ था वहाँ से आप अच्छे तरीके से पता लगा सकते हैं। कहता है फॉर एग्जांपल फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी द इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन लिख दी हमने स्फीयर की, इज इक्वल टू सी रिप्रेजेंट अ स्फीयर विद सेंटर। ये एक स्फीयर को रिप्रेजेंट कर रही है जिसका सेंटर एट ओरिजिन है, ओरिजिन पे सेंटर है, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे पास इक्वेशन होती है स्फीयर की एच के जो सा मर्जी नाम दे दें, और एक्स माइनस एक्स नाट कह देता हूँ, वाई माइनस वाई नाट कह देता हूँ, और जी माइनस जी नाट कह देता हूँ, इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है रेडियस, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटर होता है। अगर मैं 0 0 पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा, तो इसका मतलब है ओरिजिन कौन सा है, सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। और इसका रेडियस क्या है, तो ए की जगह पे अगर हम देखें तो ये ए स्क्वायर की जगह पे सी आ रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ए की जगह पे स्क्वायर रूट सी, यानी कि सी का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा रेडियस। कहता है इफ़ सी वेरीज द लेवल सरफेसिस ऑफ फाई आर कंसेंट्रिक स्फीयर्स। कहता है सी की वैल्यू वेरी करे, यानी कि ये स्फीयर जो है ज़्यादा वेरी कर रही है, ये बढ़ता जा रहा है, तो जो स्फीयर्स आएंगी वो कंसेंट्रिक होगी, उनका जो ओरिजिन है वो सेम होगा सभी का। कहता है इफ़ फाई रिप्रेजेंट द पोटेंशियल, अगर फाई जो है, फाई क्या होता है, चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर फाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो फिर जो हमारे पास लेवल सरफेसेस आएंगी उनको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। इक्वी का मतलब होता है सेम, और इनका जो मैंने आपको बताया है कि फाई की वैल्यू सेम होगी एक कर्व पे, दूसरी कर्व पे भी वैल्यू सेम होगी, तीसरी कर्व पे भी वैल्यू सेम होगी, ठीक है। तो अगर फाई पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है तो इसका इस लेवल सरफेसिस को हम इक्वी पोटेंशियल कहेंगे। अगर फाई जो है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है तो इसको आइसोथर्मल कहेंगे। आइसो मानी सेम, ठीक है, आइसोथर्मल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कहता है नाउ वी शो डैट वन एंड ओनली वन लेवल सरफेस विल पास थ्रू ईच पॉइंट इन स्पेस।
कहता है स्पेस है, ठीक है ना, ये हमने स्पेस लिया, ये हमने स्पेस ले लिया। अब इस पे जो स्फेयर्स आएंगी, कहता है एक पॉइंट की बात करें ना, फर्ज किया इस पॉइंट की बात की, तो इसमें से एक ही लेवल सरफेस पास करेगी, ये नहीं कि ये भी पास करे ये भी, एक ही पॉइंट, एक पॉइंट से एक ही लेवल सरफेस पास किया करेगी, ठीक है। तो इसको साबित करना है। नाउ वी शो डैट, अब हम शो करने लगे हैं वन एंड ओनली वन लेवल सरफेस, सिर्फ और सिर्फ एक लेवल पर सरफेस होगी जो कि हर एक पॉइंट से पास किया करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट से दो पास करें, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लेके चलेंगे। फ़र्ज़ किया है कि एक पॉइंट से दो, एक पॉइंट पे दो जो है वो कर्व्स मिलती हैं, ठीक है। फ़र्ज़ किया है कि इस पॉइंट पे आंसर सी भी आ रहा है, इस पॉइंट पे आंसर सी डैश भी आ रहा है। बी टू लेवल सरफेस ऑफ फाई कोरिस्पोंडिंग टू टू डिफरेंट वैल्यू सी एंड सी डैश रिस्पेक्टिवली। कहता है कि एक ये हमने लेवल सरफेस ले लिया, एक ये हमने लेवल सरफेस ले लिया, ठीक है, किसकी, फाई की, और ये दो अलग वैल्यूज़ हैं, ये दो अलग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इफ़ दी सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर ये दोनों को इंटरसेक्ट करेंगी, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, यानी कि इनकी वैल्यूज़ जो है वो इन, ये जो पॉइंट है ना सरफेस पे, ये दो सेम पॉइंट है, तो सेम पॉइंट जो है तो कर्व्स जो है, यानी कि ये सेम पॉइंट था, यहाँ पे दो कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहता है देन एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द वैल्यू ऑफ फाई इज सी एंड सी डैश। कहता है इस पॉइंट पे वैल्यू सी भी आ रही है, सी डैश भी आ रही है। दोबारा समझे इस बात को। कहता है कि ये हमारे पास एक लैदा सरफेस लेवल सरफेस है, तो ये मैंने इस तरह बना ली। ये एक अलहदा लेवल सरफेस है जो कि मैंने इस तरह बना ली। कहता है कि इफ़ दी सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर ये दोनों सरफेसेस लेवल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, देन एट ईच पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगी फाई की वैल्यू सी भी आ रही है, सी डैश भी आ रही है, ठीक है। क्यों, ये वाली लिखी हुई है, एक पॉइंट पे वैल्यू सी भी आ रही है, सी डैश भी आ रही है, क्योंकि ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक हो गया। आगे देखें, आगे कहता है सिंस बाय डेफिनेशन से हमने क्या पढ़ा है कि इज़ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, कि ये हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, यानी कि एक्स की हर वैल्यू के लिए, यानी कि पहले सेट की हर एक वैल्यू के लिए, डोमेन की हर एक वैल्यू के लिए रेंज में भी एक ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ये उसी वक्त पॉसिबल है अगर ये है। अगर हम कह दें कि सी नॉट इक्वल टू सी, तो फिर ये डेफिनेशन गलत हो जाती है। तो डेफिनेशन को तो हमने ठीक रखना है, तो डेफिनेशन ठीक रखने के लिए फिर इसका मतलब क्या है, ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब सी सी डैश के इक्वल होगा। दस नो टू लेवल सरफेसिस कोरस्पोंडिंग टू द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टेंट कैन इंटरसेक्ट। कहता है इसका मतलब है कि कोई भी दो लेवल सरफेसिस जो हैं वो दो डिफरेंट वैल्यूज़ पर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। थ्रो ईच पॉइंट इन स्पेस देयर पासिस वन एंड ओनली वन लेवल सरफेस ऑफ द फंक्शन फाई। तो कहता है इसका मतलब ये है कि हर एक पॉइंट जिस पे क्या कहता है, ईच पॉइंट इन द स्पेस के हर एक पॉइंट में से एक और सिर्फ एक ही लेवल कर्व गुजरा करेगी, ठीक है। तो देखें ना दोबारा, ये एक है और ये एक पॉइंट पे टच कर रही हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे टच कर रही हैं। तो अगर ये टच कर रही हैं तो इसकी वैल्यू सी है, इसकी सी डैश है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। ये नहीं कि ये अलहदा है ये अलहदा है, तो सी का आंसर सी डैश के इक्वल होगा अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।